जीवन हर क्षण एक जंग है जिसमें दो पक्ष आमने सामने खड़े होते हैं, पर सही पक्ष में खड़ा इंसान भी अक्सर उलझ कर रह जाता है। वो नहीं समझ पाता कि उस समय उसका धर्म क्या है, कर्म क्या है, योग क्या है और सबसे बढ़कर कि वो स्वयं क्या है। और ऐसे में उसे भगवत गीता राह दिखाती है। पर चूंकि भगवत गीता को समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए इसे आज के संदर्भ में समझने के लिए हम आज के किरदारों को लेते हैं। उन्हीं किरदारों में से एक है राजनीतिक परिवार में पला बढ़ा पार्थ, जो आज ऐसी ही स्थिति में पहुंच चुका था जहां एक ओर वो अकेला था और दूसरी ओर उसके पिता, भाई और सारा परिवार। तो एक भारी कश्मकश के बाद आखिर वो अब उन सबके सामने पहुंच चुका था। प्रणाम पिताजी। पार्थ, सुनिए, आप लोग अभी जाइए, हमें अपने बेटे से कुछ बात करनी है। बैठो पार्थ। पिताजी, हम बैठने नहीं आए हैं यहाँ पर। तो क्या करने आए हो? आपको अंदाजा भी है कि सब कुछ कितना बिगड़ चुका है। आपकी तो आदत हो गई है ये सब देखने सुनने की। पिछले 1 साल में अनाज ना मिलने के कारण भुखमरी से 150 लोगों की मौत हो चुकी है और आपके वो बेशर्म पार्टी वर्कर्स ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पार्टी वर्कर्स के बारे में सोच समझ के बात करो पार्थ। वो हमारे बच्चे जैसे हैं, वही हैं जिनके मेहनत के बलबूते पर हम आज यहां तक पहुंचे हैं। हमारे पार्टी वर्कर्स, उन्हीं का तो किया धरा है सब। क्या इस सब के लिए राजनीति में आए थे आप पिताजी? हाँ, और आप तो पार्थ! जयराज भैया, अच्छा हुआ आप भी आ गए। क्या है ना पार्थ कि राजनीति का केवल एक उद्देश्य होता है, सत्ते तक पहुंचना। वाह जयराज भैया, राजनीति का उद्देश्य होता है सत्ता तक पहुंचना। अच्छा, और सत्ता मिलने के बाद आपने जनता को क्या दिया? भूख, बेरोजगारी, लाचारी। जनता जब आपसे सवाल करने आती है तो आपकी पुलिस उन पर गोलियां चलाती है। 18 लोग मारे गए पिछले दिनों पुलिस की गोली से। जरा सा भी दर्द हुआ था आपको? तुम्हें तो हुआ था ना दर्द, तो तुम करते ना कुछ उनके लिए। पर तुम्हें तो अपनी खुद की पार्टी बनाने का शौक था ना। शौक नहीं, मजबूरी थी हमारी, क्योंकि पार्टी में रहते हुए हमको जनता के लिए कुछ करने नहीं दिया जा रहा था। आपने हाथ बांध रखे थे हमारे। तो अब तो अपने हाथ खोल लिए ना तुमने, बना ली ना अपनी पार्टी। देख रहे पिताजी, आपने हाथ पकड़ के चलना सिखाया था इसको, और ये आज आपसे ही टकराने जा रहा है। तुमको तो हम जयराज। नहीं पिताजी, आज बोले नहीं दीजिए। तो पार्थ प्रताप, लड़ने तो तुम चले आए हो, पर है क्या तुम्हारे पास? हमारे पास इतनी बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता है, कैडर है, फंड्स है। तुम्हारे पास वही 2-4 लोग जिन्होंने तुम्हें झाड़ पे चढ़ा रखा है, हैं? लिख के रख लो, मुंह की खाओगे। चलिए पिताजी, बाहर कार्यकर्ता हमारे इंतजार कर रहे हैं। ये क्या करने जा रहा हूं मैं? अपनों के खिलाफ खड़ा हो गया हूं। क्यों? कहीं ये मेरा ईगो तो नहीं है? अगर पिताजी और जयराज भैया जनता की मुश्किलें नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं तो उन्हें समझने की कोशिश कर सकता हूं। पर इतने सालों से कर तो रहा हूं कोशिश, मिला क्या इस कोशिश से? वही सब करके तो आज यहां तक पहुंचा हूं कि अपनी पार्टी बनानी पड़ी है मुझे। शायद लोगों का विश्वास सिर्फ मुझ पर बचा है, तभी तो वो मेरे साथ हैं। सच झूठ, सही गलत, क्या कोई मतलब है सबका? पर अगर सचमुच किसी दिन सही गलत का मतलब खत्म हो गया तो आम आदमी किसके सहारे जिएगा? पर उसके लिए मैं अपनों से लड़ूं।
पार्थ के भीतर इस समय एक तूफान उठ रहा था, एक ऐसा तूफान जिसने उसके दिमाग को झकझोर कर रख दिया था। और ऐसे समय में वो जितनी जल्दी हो सके एक जगह पहुंच जाना चाहता था, वो जगह जहां हमेशा उसके मन को एक ठहराव मिलता था, शांति मिलती थी, दिशा मिलती थी। वो जगह थी शहर की आपाधापी से दूर, प्रकृति की गोद में बसा उसके ममेरे भाई माधव का आश्रम कम ऑफिस। पार्थ, आओ आओ, बैठो पार्थ। लो, पानी पियो, मन शांत हो जाएगा। सुना है अब तो तुम्हारी पार्टी को इलेक्शन कमीशन से मान्यता मिल गई है। कितना कुछ करने की सोच रहे हो तुम। तुम्हें तो क्या हुआ पार्थ, चुप क्यों हो? चुप? क्या आप देख नहीं पा रहे माधव कि मैं कांप रहा हूं? खून जम गया है मेरा, दिल ऐसे धड़क रहा है कि देखिए, पसीने से नहाया हुआ हूं मैं। देख रहा हूं, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। माधव, मेरे कैडर, मेरे साथी, सपोर्टर्स और शायद जनता भी सब मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं लड़ूं इस अन्याय के खिलाफ। तो क्या पार्थ, वो तुमसे गलत उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, हो सकता है वो सही भी हों, पर मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस सही गलत की लड़ाई में कब और कैसे मैं अपनों के ही सामने खड़ा हो गया माधव। भले ही आज मेरा अपना भाई, मेरा परिवार सब मुझे खत्म कर देने पर उतारू हूं माधव, पर मैं इनसे कैसे जंग करूं? नहीं, अपनों से लड़के अगर मुझे सब कुछ मिल भी जाए, सब कुछ, तो भी मेरे अपनों के सामने उसका कोई मोल नहीं है। और मैं किससे लड़ूं माधव? अपनों से, अपने परिवार से। और अगर मैं इस लड़ाई में कूद भी पड़ा तो क्या पता मैं जीतूं या शायद वो। पर इस जंग के बाद कुछ भी नहीं बचेगा माधव। मैं जानता हूं कि मेरे भाई और मेरे पिता दोनों इस चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और क्यों ना लड़ें, आखिरकार ये चुनौती मैंने ही दी है उनको। पर माधव, सच तो ये है कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि मैं वो देख पा रहा हूं जो शायद वो लोग नहीं देख पा रहे। माधव, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अपनों की इस लड़ाई में अपने ही खत्म होंगे। और इस लड़ाई के बाद कोई भी जीते, पर विश्वास और भरोसा जरूर हार जाएंगे। माधव, हमारी फैमिली, कैडर, पार्टी वर्कर जो इस राजनीति से जुड़े हुए हैं, जब उनके बच्चे, उनके परिवार वाले इस लड़ाई में सब कुछ बिखरता हुआ देखेंगे तो उनका तो राजनीति पर से, इस सिस्टम पर से विश्वास ही उठ जाएगा। और आप कल्पना कर सकते हैं माधव कि अगर एक बार आम आदमी का इस राजतंत्र से भरोसा उठ गया तो क्या होगा? सब बिखर जाएगा माधव, सब कुछ। और जानते हैं जयराज भैया ने क्या कहा आज? उन्होंने कहा कि अब लड़ाई तो शुरू हो चुकी है। लड़ाई? मैं नहीं लड़ूंगा माधव, नहीं। भले ही वो सब मिलके मुझे खत्म कर दें, उन्हें जो करना है करें, मुझे बिल्कुल शिकायत नहीं होगी, कोई कड़वाहट नहीं होगी मेरे दिल में उनके लिए, बिल्कुल भी नहीं। पर मैं नहीं लड़ूंगा माधव, नहीं लड़ूंगा मैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह शो पसंद आ रहा होगा।